मेरा नाम पाल है और मैं अमेरिका के द ग्रेट स्मोकी माउंटेन नाम के एक बहुत बड़े जंगल के फॉरेस्ट सर्विस डिपार्टमेंट में काम करता हूँ। यूँ तो मुझे इन जंगलों में काम करते हुए 30 साल से ज़्यादा का वक्त हो गया है और इन 30 सालों में मैंने जाने कितने खतरनाक मामलों का सामना किया है। लेकिन एक बार मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे मैं आज तक नहीं भूल सका हूँ। आज तक मैंने इस बारे में कभी किसी को नहीं बताया, न अपने किसी दोस्त को, न अपने साथ काम करने वाले किसी दूसरे रेंजर को। इसलिए नहीं कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, बल्कि इसलिए कि मैं बस इस बात को खुद ही नहीं मानना चाहता था कि वो सब कुछ जो मेरे साथ हुआ वो सच था। इतने सालों तक मैं अपने आप को बस यही समझाता रहा कि वो बस एक पुराना सपना था। लेकिन अब मेरी रिटायरमेंट के नज़दीक जब मैं जानता हूँ कि मैं हमेशा के लिए इन जंगलों से दूर चला जाऊँगा, अब शायद मैं इस बारे में बात करने के लिए तैयार हूँ। यह करीब 29 साल पहले की बात है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ज्वाइन किए हुए मुझे मुश्किल से 6 महीने ही हुए थे। मैं जवान था, शरीर में गर्म खून था, इसलिए कभी किसी चीज़ से नहीं डरता था। आज सोचता हूँ तो लगता है कि मैं कितना बड़ा बेवकूफ़ था। तो एक बार यूँ हुआ कि सर्दियों के समय जंगल को कुछ समय के लिए पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया था, क्योंकि उन दिनों इतनी ज़्यादा बर्फ़ गिर रही थी कि जंगल में कैंपिंग करना या घूमने फिरने जाना बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं था। लेकिन फिर भी कुछ लोगों को ऐसा लगता, जो हमेशा तमाम चेतावनियों को नज़रअंदाज करके जंगल के अंदर चले ही जाते हैं। तो उस दिन हमें ऐसे ही एक ग्रुप की रिपोर्ट मिली। पता चला कि वो लोग कुछ दिन पहले जंगल में घूमने गए थे, लेकिन 10 दिन बाद तक भी वो लोग घर वापस नहीं आए, जबकि उन्हें 2 दिन बाद ही घर वापस आ जाना था। तो जैसा कि इस तरह के हर केस में होता है, उन तीनों लोगों को ढूंढने के लिए भी सर्च ऑपरेशन चलाया गया। आमतौर पर इस तरह के सर्च ऑपरेशन में कई बार हमारे साथ सिविलियंस भी वॉलंटियर करते हैं, लेकिन चूंकि वो सर्दियों का समय था और मौसम वैसे ही इतना ख़राब था, इसलिए इस सर्च ऑपरेशन में किसी सिविलियन को नहीं लगाया गया, बल्कि हमें फॉरेस्ट रेंजर को ही जंगल के अलग अलग इलाकों में उन्हें ढूंढने के लिए भेजा गया। जिस वक्त मैं जंगल में सर्च मिशन के लिए गया था, उस वक्त भी हल्की हल्की बर्फ़ पड़ रही थी, लेकिन हमें बर्फ़ के बीच में रेस्क्यू मिशन करने की ट्रेनिंग दी गई थी और मेरे पास अपने उपकरण भी थे, इसीलिए डरने वाली कोई बात नहीं थी। मैं अकेला ही अपना रेडियो फ़ोन हाथ में लिए जंगल के अंदर चला जा रहा था। जैसे मैंने बताया कि तब मुझे जंगल में काम करते 7-8 महीने ही हुए थे और ऐसे मौसम में जंगल के इतना अंदर मैं पहले कभी नहीं आया था। इसलिए जंगल के बीच बर्फ़ की मोटी चादर के ऊपर चलते हुए जंगल कितना शांत लग रहा था, मैं बता नहीं सकता। बहुरूपी जंगल बाहर से दिखने में कितना शांत और सुंदर लगता है, लेकिन अंदर से ये उतना ही खतरनाक और भूखा होता है। अब मैं जिस रास्ते पर जा रहा था वह जंगल का एक बहुत ही मशहूर कैंपिंग स्पॉट था। ज़्यादातर घूमने आने वाले लोग जंगल के उसी इलाके में कैंपिंग के लिए जाते थे और वो रास्ता ऐसा था कि आगे चलकर वो रास्ता 3 अलग अलग रास्तों में बढ़ जाता था और हमें उन कैंपर्स के घर वालों से यह सुराग मिला था कि इस बार वो लोग किसी नए इलाके में कैंपिंग करने जाने का प्लान बना रहे थे। इसलिए मैंने उस मशहूर कैंपिंग स्पॉट को छोड़कर जो तीसरा वाला रास्ता था, जहां सबसे कम लोग कैंपिंग के लिए जाते थे, उस रास्ते की तरफ जाने लगा। मुझे पूरा यकीन था कि वो लोग इसी रास्ते पर आए होंगे और मेरा शक सही था। उस रास्ते पर करीब 500 मीटर दूर जाने के बाद एक जगह मुझे ज़मीन पर कुछ कदमों के निशान बने दिखाई दिए। देखते ही मैं समझा कि ये पक्का उन्हीं लोगों के कदमों के निशान होंगे, क्योंकि ऐसे मौसम में और कोई यहाँ
आ नहीं सकता था। लेकिन फिर जब मैंने ध्यान से उन निशानों को देखा तो समझ आया कि ये किसी इंसान के कदमों के निशान नहीं थे। वो पैर बहुत चौड़े थे और सबसे अजीब बात यह थी कि वो निशान अचानक से रास्ते के बीच आ गए और करीब 20 कदम जाने के बाद अचानक से गायब भी हो गए थे, जैसे कि कोई सीधे आसमान से वहाँ कूदा और फिर कुछ दूर चलने के बाद आसमान में ही उड़ गया। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता था? मुझे और आगे जाना था। अब क्या हुआ कि करीब 40 मिनट और आगे चलने के बाद मुझे एक जगह उनका टेंट दिखाई दे गया। टेंट के अंदर सारा सामान बिल्कुल अच्छे से रखा था। स्लीपिंग बैग्स, बैकपैक्स, एक छोटा सा स्टोव भी रखा था। कहीं से भी किसी तरह के स्ट्रगल या कोई निशान नहीं था। इतनी ठंड में, ऐसे मौसम में कोई अपना सामान छोड़कर टेंट से नहीं जाता। कम से कम वो इंसान तो नहीं जाएगा जो जिंदा रहना चाहता है। और तभी मुझे टेंट के पीछे एक तरफ कुछ खून की बूंदें पड़ी दिखाई दी। वो बूंदें टेंट के पीछे जंगल की तरफ जा रही थी। मैंने झट से अपनी गन निकाल ली और पीछे की तरफ जाने लगा। लेकिन पीछे कुछ दूर जाने के बाद खून दिखाई देना बंद हो गया। शायद बर्फ़ के नीचे छिप गया होगा। मैंने जल्दी से रेडियो फ़ोन निकालकर अपने बेस पर कॉल करके बताया कि मुझे उनका टेंट मिल गया है और खून भी मिला है और आगे ढूंढने के लिए हमें खोजी कुत्तों को बुलाने की ज़रूरत पड़ेगी। अब समस्या ये थी कि बेस में दूसरी टीम को यहाँ पहुँचने में कम से कम 1 घंटा लगने वाला था। इस बीच मैं वहीं आसपास घूमता हुआ टाइम पास कर रहा था। और मैं आपको सच बता रहा हूँ, एक बार के लिए मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी मम्मी ने मुझे आवाज़ दी हो। बिल्कुल साफ साफ मैंने वो आवाज़ सुनी थी। मेरी मम्मी की 4 साल पहले डेथ हो चुकी थी। आवाज़ सुनते ही मेरा रोम रोम खड़ा हो गया। ये वो पल था जब मेरे दिल में एक अजीब सा डर आ गया। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुझे लगातार देखे जा रहा है। कोई जानवर या कोई इंसान नहीं, बल्कि कुछ, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुझे लगातार ऐसे देखे जा रहा है। मैं बता नहीं सकता, मतलब मैं आपको शब्दों से नहीं बता सकता। ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ पेड़ के या झाड़ियों के पास या पहाड़ से सब मेरे ऊपर नज़र रख रहे हैं, मेरी हर हरकत को नोटिस कर रहे हैं। कुछ ही देर बाद दूसरी टीम भी वहाँ पहुँच गई। साथ में एक डॉग भी था। डॉग हैंडलर ने अपने डॉग को टेंट में ले जाकर उसे कैंपर्स की गंध दी, तो गंध लेते ही डॉग सीधे उन खून के निशानों की तरफ होता हुआ आगे जंगल में जाने लगा। लग रहा था जैसे उसे बहुत तेज़ गंध मिल गई है और कुछ ही देर में वो उनके पास पहुंच जाएगा। लेकिन तभी 2 मिनट बाद ही पता नहीं उस डॉग को क्या हुआ, वो इतनी बुरी तरह डर गया कि आगे कदम ही नहीं बढ़ा रहा था। उसकी दुम टांगों के बीच में घुस गई थी। डॉग हैंडलर ने बताया कि उसने आज तक अपने डॉग को ऐसा करते नहीं देखा था। पता नहीं वो डॉग किस चीज़ से इतना डर रहा था। हमने उसे बहुत कोशिश की कि आगे खींचकर ले जाएं, लेकिन वो नहीं जा रहा था। आखिर में हमने फैसला किया कि हम 2 रेंजर्स ही खुद आगे जाकर चेक करके आते हैं। काश हम ऐसा ना करते, काश हम वहीं से उल्टा अपने बेस पर वापस चले जाते, क्योंकि उसके बाद मैंने जो देखा वो आज तक नहीं भूल सकता। वहाँ से हम दोनों मुश्किल से 25 से 30 कदम ही आगे गए होंगे कि हमें वो तीनों हाइकर्स दिखाई दिए, ज़मीन पर सीधे लेटे हुए, जैसे आराम से सो रहे हों। फ़र्क बस इतना था कि वो तीनों जिंदा नहीं थे और तीनों के ही चेहरों का खाल उतरी हुई थी। जैसे सेब को चाकू से छिला जाता है, वैसे ही उन तीनों के चेहरों की खाल खींचकर निकाल ली गई थी। लेकिन आसपास कोई खून नहीं था, न उन लाशों को किसी जानवर ने खाया था। तीनों बॉडीज़ बिल्कुल सीधी लेटी हुई थीं। उनके कपड़े, जैकेट, हाथों में ग्लव्स वगैरह सब कुछ अभी भी वैसे के वैसे ही थे। मैं आपको बताऊं कि मैंने अपनी ज़िंदगी में आज तक बहुत लाशें देखी हैं, लेकिन वो
वो मंजर कुछ और ही था। ये सब कुछ बिल्कुल भी असामान्य था। पता नहीं उनके साथ क्या हुआ था। मैं मन ही मन उनके लिए भगवान से प्रार्थना कर रहा था, लेकिन मैं जानता था इस जंगल में भगवान नहीं है। और फिर किसी तरह हमने बेस पर कॉल करके बैकअप बुलाया और उन तीनों लाशों को वहाँ से निकाला। रात में रुकने के लिए हमारे बेस पर ही हमारे रूम बने थे। हर एक रेंजर का अलग रूम था। ड्यूटी करने के बाद कुछ रेंजर्स तो अपने घर चले जाते थे, जबकि कुछ बेस पर ही रुक जाते थे। उस रात मैं और एक दूसरा रेंजर रात में बेस पर ही रुके हुए थे। और जैसा कि मैंने बताया कि तब तक मुझे इस नौकरी में मुश्किल से 7 से 8 महीने ही हुए थे, इसलिए ये सब देखकर मैं बहुत परेशान था। बार बार आंखों के सामने वही तीनों लाशें घूम रही थी। मुझे हैरानी थी कि बाकी के जो पुराने रेंजर्स थे उनको इस बात से ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ा था। रात में अपने बेड पर लेटा लेटा मैं सामने खिड़की की तरफ ही देख रहा था। हल्की हल्की बर्फ़ अभी भी गिर रही थी। अब मैं आपको बताऊं, मुझे ही नहीं पता ये मेरा वहम था या कुछ और, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था जैसे ठंड में शीशे पर जो फ्रॉस्ट बनती है वो फ्रॉस्ट बिल्कुल परफेक्ट शेप में बनी लग रही थी, जैसे किसी ने हाथ से बनाई हो। जितनी बार उनको देखता ऐसा लगता जैसे कोई मुझे लिख कर कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। शायद मेरा वहम हो, लेकिन मुझे नहीं लगता वो मेरा वहम था। पूरी रात सामान्य बीत गई। फिर सुबह आँख खुली तो मैंने अपनी घड़ी में समय देखा। सुबह के 7:42 का समय था। तब तक दूसरा रेंजर्स बेस से अपने घर जा चुका था, क्योंकि जंगल वैसे ही आम जनता के लिए बंद था, इसलिए ज़्यादा स्टाफ की भी ज़रूरत नहीं थी। अब क्या हुआ कि मैं बेड से उठकर बस बैठा ही था कि तभी मेरे दरवाजे पर खटखट हुई। कौन हो सकता है? मुझे बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता था उस दिन किसी रेंजर की ड्यूटी नहीं लगी थी। मैंने अंदर से आवाज़ देकर पूछा, कौन है? ये मैं हूँ, टॉम वेस्ट स्टेशन से, बाहर से आवाज़ आई। जंगल के वेस्ट स्टेशन से भी हमारा एक छोटा सा बेस था, जहाँ टॉम नाम का एक दूसरा रेंजर पोस्ट किया गया था। मैंने दरवाज़ा खोल दिया तो बाहर वही खड़ा था, टॉम। हाय पॉल, क्या हाल है? वो बोला। पता नहीं क्यों मुझे उसे देखकर बहुत अजीब सा लग रहा था। उसके बात करने का तरीका भी अजीब था, अननेचुरल। और सबसे अजीब बात, टॉम जिस स्टेशन पर ड्यूटी करता था वो यहाँ से 15 किलोमीटर दूर था। उसका यूँ अचानक यहाँ आने का कोई मतलब नहीं था, लेकिन था तो ये टॉम ही, बिल्कुल उसी के जैसा दिखने में भी। मैंने उसे अंदर आने दिया। अंदर आकर हम टेबल के आमने सामने कुर्सियों पर बैठ गए। इस साल तो बर्फ़ कुछ ज़्यादा ही पड़ रही है, वो बोला। मैंने कहा, क्या बता, मेरे लिए तो यही पहला साल है। बात करते करते मैं ध्यान से उसकी तरफ देख रहा था। उसकी यूनिफॉर्म बहुत ढीली लग रही थी, जैसे वो उसके साइज की ना हो, और उसकी बॉडी के जोड़ों को देखकर पता नहीं क्यों मुझे कुछ बहुत अजीब लग रहा था। तो टॉम, घर में सब कैसे हैं? तुम्हारी वाइफ कैसी है? सब ठीक है ना? मैंने पूछा। वो बोला, हाँ सब अच्छे हैं, वाइफ भी बिल्कुल ठीक है। टॉम की शादी नहीं हुई थी, उसकी कोई वाइफ नहीं थी। मतलब ये कि मेरे सामने जो भी बैठा था वो टॉम नहीं था। ये समझ आते ही मेरी जान हलक में आ गई, लेकिन मुझे घबराना नहीं था। अब मुझे समझ आ रहा था कि ये क्यों मुझे इतना अजीब लग रहा था। जो भी ये था, या यूं कहूँ जो कुछ भी था, ये टॉम की खाल ओढ़कर बैठा था। न जाने ये क्या बला थी, मेरी एक गलती, और हो सकता था कि मेरे साथ भी वही होता जो उन कैंपर्स के साथ हुआ था। मैं सामान्य रहने का अभिनय करता रहा। टॉम, तुम यहीं रुको,
मैं अंदर किचन से कुछ खाने के लिए लेके आता हूँ। इतना कहकर मैं उठा और अंदर अपने कमरे में चला गया। अंदर से गेट लॉक कर लिया। गेट लॉक करके सबसे पहले मैंने अपनी पिस्टल उठाई और रेडियो में फ़ोन से वेस्ट स्टेशन कॉल करके टॉम के बारे में पता किया। तब पता चला कि वो तो वहीं स्टेशन पर ही था। ये बात सुनते ही शक की कोई गुंजाइश नहीं थी कि बाहर जो भी बैठा था वो कोई बहुरूपिया था। मैंने कहा मुझे तुरंत बैकअप चाहिए। तो करीब 1 घंटे बाद उस स्टेशन से 4-5 रेंजर्स हमारे यहाँ पहुँच गए। उनके आने में तो बस 1 ही घंटा लगा था, लेकिन वो हर 1 मिनट मुझे एक एक दिन जितना लंबा लग रहा था। मुझे इतना डर लग रहा था कि मैं बता नहीं सकता। ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी दरवाज़ा तोड़कर अंदर आएगा और मुझे चीर डालेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। करीब 1 घंटे बाद बाकी रेंजर्स आए तो अंदर कोई नहीं था। मुझे नहीं पता कि वो किस समय वहाँ से गया, ना ही मैंने उसके जाने की कोई आवाज़ सुनी थी। रेंजर्स ने मुझे पूछा भी, तुम्हें क्या हुआ था, बैकअप क्यों बुलाया? मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया। बताया भी तो क्या बताता, बस बोल दिया कि वो जंगली बिल्लियों का कोई झुंड आ गया था, इसीलिए मैं डर गया। वो लोग हंसने लगे, लेकिन ये सोचकर कि मैं नया हूँ उन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं कहा। उस दिन से पहले मैंने सुना तो था कि जंगल में न जाने किस किस तरह की बलाएं रहती हैं, लेकिन उस दिन मैंने अपनी आँखों से दिन दहाड़े उस चीज़ का सामना किया था। वो दिन था और आज दिन है कि मैं कभी इस जंगल को हल्के में नहीं लेता। ड्यूटी के दौरान हर समय मेरी आँख और मेरे कान खुले रहते हैं। हालांकि उसके बाद भी मेरा सामना कई डरावनी चीज़ों से हुआ है, लेकिन उस जैसा कुछ नहीं था। मैं अपने आप को किस्मत वाला समझता हूँ कि उस दिन मेरी जान बच गई।